Good afternoon to all my respected teacher and my batchmates. My name is Priyanka Singh and I am pursuing Bachelor in Pharmacy from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research. And today is my presentation and my topic is asthma. Asthma is a respiratory disease है या disorder कह सकते हैं. अस्थमा तो हम अस्थमा पढ़ने जा रहे हैं, तो अस्थमा में हम कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं. तो इसकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, एटियोलॉजी पढ़ेंगे जिसे हम लोग पॉजिटिव एजेंट भी कहते हैं, पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, साइन और सिम्टम पढ़ेंगे, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो सो लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन. डेफिनेशन: a condition in which a person airways becomes inflamed, narrow, swelled and produce extra amount of mucus. It make too difficult in breathing. तो मैंने डेफिनेशन में बोला इन्फ्लेम्ड और स्वेलिंग बोला, तो मतलब उसका मतलब इन्फ्लेम्ड का मतलब होता है रेडनेस हो जाना या फिर किसी चीज़ से इन्फेक्ट होकर रेड या फिर पेन कॉज करना, तो या फिर स्वेलिंग हो जाना या नैरो होना. नैरो होने का मतलब ये होता है कि पहले जो एयरवेज थे उसमें काफ़ी स्पेस था जिसकी नॉर्मल कंडीशन है, तो इसमें मसल रिलैक्स भी रहेंगे और एयर आराम से आएगी जाए एयरवेज में. और लेकिन अगर जैसे ही हमें अस्थमा होता है या अस्थमेटिक कंडीशन में हम लोग आते हैं तो वैसे ही थिकनिंग ऑफ म्यूकस मसल्स हो जाएंगी और स्वेलिंग हो जाएगा. स्वेलिंग होने की वजह से क्या होगा, हम लोग का एरिया जो है वो कम हो जाएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से जो डिफ़िकल्टी होने लगेगी ब्रीदिंग में, और इसमें बार बार ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन आ लेगी. ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वो कंडीशन होता है जिसमें जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने. अस्थमा के फॉलोइंग टाइप्स होते हैं जिसमें इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक अस्थमा होते हैं, एट्रोपिक अस्थमा होता है, नॉन एट्रोपिक अस्थमा होता है, ड्रग इंड्यूसर अस्थमा होता है और एक्यूपेशनल अस्थमा होता है. तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्सट्रिंसिक अस्थमा. एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है अकर होता है ड्यू टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एट्रोपिक रिस्पॉन्स टू एन एक्सट्रिंसिक एंटीजन. मतलब होता है जैसे बाहर का कोई एंटीजन बॉडी में जब आता है उसकी वजह से जो अस्थमा होगा वह एक्सट्रिंसिक अस्थमा में आएगा. और दूसरा है इंट्रिंसिक अस्थमा अकर ड्यू टू द रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. मतलब कभी भी अगर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से जो अस्थमा होगा उसे हम लोग इंट्रिंसिक अस्थमा बोलते हैं. एटोपिक अस्थमा. This asthma is of first IgE mediated hypersensitivity reaction. The attack of atopic asthma may result due to the allergens and dust, pollen, fluid and infection. इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो फर्स्ट IG mediated hypersensitivity reaction होगा, कुछ लोग की बॉडी क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, जैसे पॉलन हो गया, डस्ट हो गया, कोई किसी टाइप का फूड हो गया उसके लिए, तो जैसे उसे हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शियस एजेंट बोलेंगे. नॉन एट्रोपिक अस्थमा. नॉन एट्रोपिक अस्थमा इज कॉज बाय द वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन सच एज, जैसे वायरस हैं, राइनो वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, एंड इनहेल्ड एयर पॉल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड नाइट्रोजन. मतलब कि जैसे हम लोग कुछ मिक्सचर, जैसे एयर में बहुत सारी गैस मिक्सचर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है या ओजोन है, इनकी वजह से भी हमें कभी कभी अस्थमा कॉज हो सकती है, तो उसे नॉन एट्रोपिक में बोलते हैं. या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो वायरस के थ्रू हुआ है, जैसे राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, इनके थ्रू हुआ तो वो नॉन एट्रोपिक अस्थमा में आता है. फिर नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूसर अस्थमा. This type of asthma is caused by the certain pharmacological agents such as aspirin. जैसे जो एस्प्रिन होती है कुछ लोग के लिए हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, इसकी वजह से रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसे हम लोग ड्रग इंड्यूशन अस्थमा में रखेंगे. और फोर्थ वन है ऑक्यूपेशनल अस्थमा. ऑक्यूपेशनल अस्थमा वो अस्थमा होता है जिसमें हम लोग को, जिसकी वजह से हम लोग जैसे फ्यूम्स है, प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, डस्ट है, कॉटन है, वुड है, प्लेटिनम गैस है, जैसे कुछ टाइप की जो हार्मफुल गैस होंगी, या फिर जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है तो उसके आसपास बहुत ज़्यादा केमिकल है, तो उसकी वजह से जो हम लोग को अस्थमा होगा उसे हम लोग ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलेंगे. हम लोग बात करते हैं इसके ईटियोलॉजी या फिर कॉजिटिव एजेंट के बारे में. तो इसमें कुछ सर्टेन मेडिकेशन होते हैं जैसे एस्प्रिन हो गया, NSAIDs हो गया या फिर बीटा ब्लॉकर्स हो गया,
जो सेंसिटिविटी शो करेंगे हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में, जिनकी वजह से इन्फेक्शन होगा और हमें अस्थमा कॉज कर सकता है। दूसरा है हम लोग का जेनेटिक फैक्टर अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंटल एक्सपोजर टू inhaled allergens result in allergic result of irritant or airways following are the allergens of asthma। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग का उनका जो वो है जीन्स है, वो कोई किसी टाइप का एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है और वो बाहर के इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो जाता है, तो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ एलर्जन शो करेगा हमारी बॉडी में। उसकी वजह से जो जीन होगा वो एलर्जेंस रिजल्ट कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। उसके आगे हम बात करते हैं जैसे कुछ इसमें होंगे कुछ इंडोर एलर्जेंस होंगे, जैसे हो सकता है डस्ट हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, परफ्यूम्स हो सकता है, एयर पॉल्यूशन ऐसे हो सकता है, या फिर जहाँ पे हम वर्क करते हैं वहाँ से जो पॉल्यूशन हमारे एयरवेज में आ जाए, या फिर हम लोग बात करते हैं टोबैको स्मोकिंग की बात कर सकते हैं, या फिर कुछ केमिकल हो जाए, जैसे कुछ केमिकल होंगे जो इरिटेट करेंगे हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक को, या फिर कुछ टाइप के इन्फेक्शन होंगे जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में हो जाते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। और फिर एक और कंडीशन आती है जिसमें कोल्ड एयर एंड एंगर, फियर एंड फिजिकल एक्सरसाइज एंड सम अदर ट्रिगर एजेंट जो होते हैं जो अस्थमा को कॉज करते हैं। जैसे कोल्ड एयर हो गया, एंगर हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, पॉलेंस हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं जैसे फियर, स्ट्रेस, एंगर, पॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, स्मोकिंग, डस्ट, ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर करती हैं अस्थमा को। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके साइन और सिम्टम के बारे में। तो उसमें क्या होता है, इसमें विजिंग होता है जिसमें से वेस्लिंग साउंड आती है हमारे एयरवेज में से, या फिर कफिंग हो सकती है, या ड्राई कफ हो सकता है, डिफिकल्ट होता है ब्रीदिंग में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। जो कफ वाला जो प्रॉब्लम होता है वो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एकदम वर्स्ट कंडीशन होता है। पेशेंट है वो फटीग फील करने लगेगा, उसके चेस्ट में पेन होने लगेगा और टाइटनेस होने लगेगी अस्थमा कंडीशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पैथोजेनेसिस से। जो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कॉज होता है एलर्जन से, क्योंकि जो एलर्जन से होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं H2 सेल्स को, मतलब हेल्पर टी सेल्स। दे प्रोड्यूस साइटोकाइंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा। जो साइटोकाइंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अस्थमा के लिए, क्योंकि जो साइटोकाइंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए। और जो साइटोकाइंस होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है वो एक्टिवेट करते हैं IL-4 by the production of IgE and activation of eosinophils by the IL-5। और अगर हम अदर हैंड में देखते हैं तो जो कुछ इंडोटॉक्सिन होते हैं, या वायरस होते हैं, या पार्टिकुलेट्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं एपिथेलियल सेल में माइक्रोफेजेस को, वो इन्फ्लामेटरी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और वो अकर करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से कॉज होता है फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ इन्फ्लामेशन लीड टू द एयरवेज रीमॉडलिंग। जैसे एयरवेज में इन्फ्लामेशन होगा तो ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, तो ये अकर करेगा अस्थमा को। हम स्टार्ट करते हैं इसके डायग्नोसिस में। तो सबसे पहले जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे आईज, नोज, थॉट, स्किन, चेस्ट, लंग्स सबका ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं कि, और साथ ही साथ साइन और सिम्टम को देखते हैं कि हमें अस्थमा है कि नहीं। अस्थमेटिक कंडीशन को चेक करते हैं, अगर अस्थमा है तो फिर उसका फर्दर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। एंड देन फिर दूसरा हो जाएगा लंग फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जब डॉक्टर क्या करता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनके फंक्शन को चेक करने के लिए कि हमने कितना ब्रीथ में कितना हम लोगों ने एयर को अंदर लिया है और फिर कितना एक्सेल आउट किया है, बस यही चेक करने के लिए हम लोग उसको लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। और हम लोग फिर उसके बाद आते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री जो होता है, जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को बोलता है कि आप एक डीप ब्रेथ लो, और उसके माउथ पे एक स्पायरोमीटर लगाता है और कनेक्ट किया जाता है, और उसको फोर्सफुली एक्सेल आउट करने के लिए कहा जाता है, जिससे अमाउंट ऑफ एयर मेज़र हो जाती है कि कितना पेशेंट ने अमाउंट इनहेल किया और कितना एक्सहेल किया। अब आते हैं हम लोग पीक एयर फ्लो। तो पीक एयर फ्लो में क्या होता है, एक डीप ब्रेथ लेते हैं और एक्सेल आउट करते हैं पीक मीटर में, जिसमें बेसिकली ये मेज़र करता है कि पेशेंट ने कितना फोर्सफुली एयर को लंग से एक्सेल आउट किया है।
ट्रिगर टेस्ट में क्या करते हैं डॉक्टर, जैसे कि जैसे कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कुछ केमिकल्स हो गए, पॉलेंस हो गए, जो हमारे लिए एक्स्ट्रा अस्थमा के लिए बहुत ट्रिगर होते हैं। तो इस वजह से उस चीज़ को पेशेंट के सामने ले जाके देखते हैं कि पेशेंट उसके लिए सेंसिटिविटी शो कर रहा है या नहीं। अगर सेंसिटिविटी शो करता है तो उसे अस्थमा है, और अगर नहीं शो करता है तो मतलब नहीं है। तो मेडिकेशन या ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है इसमें कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं फ्लूटिकासोन, मेमिटॉल और ब्लूडिसोनाइड etc। और दूसरा है कॉम्बिनेशन इनहेलर्स मतलब एग्जाम्पल है इसका फ्लूटिकासोन और सैल्मेटॉल जो होता है वो कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है ब्लूडिसोनाइड और फॉर्मेटॉल कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। दे आर इनहेल्ड एंड दे कंटेन अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। सम अदर मेडिकेशन ल्यूकोट्राइन्स मॉडिफायर जिसमें ज़िक्रोलुकास्ट होते हैं, ज़िलोटॉन होते हैं और मॉन्टेलुकास्ट होते हैं, ये सब ओरली लिए जाते हैं। और फिर आते हैं लॉन्ग एक्टिव बीटा एगोनिस्ट आते हैं जिसमें साल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल लिया जाता है। ये सब साल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल क्या करती है, ये एयरवेज को ओपन कर देती है और रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। और फिर हम लोग बात करते हैं जो थियोफाइल मेडिकेशन होती है, ये ब्रोंको डायलेटर्स होती हैं। इसे एज ए डेली पिल जैसे यूज़ किया जाता है। एयरवेज की जो मसल्स होती हैं इसकी यूज़ से रिलीज़ हो जाती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि एयरवेज में ईजिली एयर पास हो सके। और शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इसमें क्या एल्बिट्रॉल एंड लिबिट्रॉल होते हैं, ये दोनों होते हैं। क्या होता है इसे इनहेल किया जाता है अस्थमा के सिम्टम और साइन और सिम्टम देख के। और इससे क्या होता है कुछ ही मिनट बाद ये दोनों ड्रग्स देने के बाद रिलैक्स हो जाता है, पेशेंट को रिलैक्स मिल जाता है। ट्राटोपियम जैसे है तो ये भी क्या काम करती है, ये भी ब्रोंको डायलेटर का काम करती है। ये ब्रोंक्यूल्स उसको डायलेट कर देती है जिससे ब्रीदिंग रिलैक्स हो जाती है। और हम लोग बात करते हैं एलर्जेंस मेडिकेशन के एग्जाम्पल है ओमलिस जुबाक जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में ये जो वो होती हैं मेडिकेशन होती है, ये इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं और 2 से 4 वीक में दी जाती हैं। और ये पेशेंट जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है या फिर एलर्जिक पेशेंट होगा उसको दिया जाता है। अब हम आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन पे। तो कॉम्प्लिकेशन द फटीग हो सकता है या एंजाइटी शो करेगा, या जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में होगा, या फिर उसे निमोनिया हो जाएगा, या रिस्पिरेटरी फेल्योर हो जाएगा, या स्टेटस अर्थमेटिक्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अस्थमा ट्रिगर्स मतलब हम जो भी अस्थमा ट्रिगर्स होते हैं उनसे बच के रहेंगे ताकि हम अपने आप को अस्थमा ना हो हमें, इसलिए हम उसके जो भी ट्रिगर्स होते हैं जो हमें हाइपर सेंसिटिविटी शो करेंगे उनसे दूर रहेंगे। और सेकेंड है स्टे अवे फ्रॉम एलर्जेंस एंड अवॉइड स्मोक ऑफ एनी टाइप मतलब स्मोक जिसमें कुछ केमिकल हो और जो हमारे लिए हार्मफुल हो, तो उन केमिकल से हम दूर रहें। थैंक यू सो मच।